डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। HLP हाशमी लर्निंग पॉइंट के साथ आपका टीचर सैयद मोहम्मद नान हाजिर है। आज का लेक्चर स्पेशल उन दोस्तों के लिए जिनको MS एक्सेल सीखने का तो शौक़ मौजूद है, लेकिन MS एक्सेल सीखने से घबराते हैं। उनके जहन में एक बात बैठी हुई है कि MS एक्सेल तो हम सीख ही नहीं सकते, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। और ख़ास तौर पर ये आज का लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन दोस्तों के लिए जिनको जॉब की ज़रूरत है, लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि हमसे इंटरव्यू के दौरान या टेस्ट में MS एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा, MS एक्सेल के बारे में कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकेंगे, हमारी इंसल्ट होगी। तो ये बात तो उनकी ठीक है कि इंसल्ट होगी या उनको MS एक्सेल के बारे में नहीं पता तो वो काम नहीं कर सकेंगे। तो लाजिम बात है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप काम कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर अब आप अभी नहीं सीखते हैं, आप अपने जहन में से ये नेगेटिव पॉइंट्स नहीं निकालते, तो बताएं किस वक्त निकालेंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी मैनेजरियल पोस्ट पर हैं, आगे जाके आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है, आपके नीचे 20-25 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से कोई आकर आपसे अपना मसला डिस्कस करता है, सर MS एक्सेल में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें समझा दे। उस वक़्त अगर आपको MS एक्सेल का वो पॉइंट डिस्कस करते हुए प्रॉब्लम हो और आप पॉइंट क्लियर ना कर सकें, तो उस वक़्त जो इंसल्ट होगी वो आज के इंसल्ट से बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए भी आपके पास टाइम है और अपने जहन में से ये निकाल दें कि MS एक्सेल बहुत ही मुश्किल चीज़ है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज का लेक्चर बनाया है और ये हमारे MS एक्सेल की सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप याद रखें कि जब किसी भी चीज़ की बेसिक्स ना आती हों तो वो उसको सीखना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका पहला स्टेप मजबूत होगा, तो नेक्स्ट स्टेप रखते हुए, नेक्स्ट स्टेप सीखते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको इस वक्त 100% श्योर करता हूँ कि अगर आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो ना सिर्फ आपका MS एक्सेल सीखने में इंटरेस्ट डेवलप होगा, बल्कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे MS एक्सेल में और दूसरों को बताने के काबिल हो जाएंगे। आप एक इनरली कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि आप MS एक्सेल को बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने MS एक्सेल की शीट ओपन है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। एक्सेल में सबसे ऊपर आपको एक रेड बार नज़र आ रही होगी, जिसको हम टाइटल बार कहते हैं। इसको टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बार के ऊपर टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट शो हो रही होती है। टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट के भी दो हिस्से होते हैं, एक तो ये बुक 2 लिखा हुआ है और उसके साथ एप्लीकेशन का नाम लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, बुक 2 का मतलब ये है कि नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज़ बेसिकली यूज़र डिफाइंड नेम, जो कि चेंज भी किया जा सकता है, यूज़र अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है। एक्सेल की फ़ाइल को हम सेव करते हैं किसी नाम से। यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक किया, फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर फाइल नेम लेक्चर नंबर 1 और इसको हम माई डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं। सेव। अब देखें, बुक 2 की जगह लेक्चर नंबर 1 आ गया है। क्यों? ये यूज़र डिफाइन नेम है, जिसको आप बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि एप्लीकेशन का नाम है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर इसी तरह इस टाइटल बार के राइट साइड पर आया जाए तो ये 3 आपको बटन नज़र आएंगे। सबसे पहला बटन है क्लोज बटन, इसको क्लिक करने से आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। रिस्टोर बटन, साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह मिनिमाइज बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट मिनिमाइज हो जाएगी टास्क बार पर। फिर लेफ़्ट साइड पर आपको MS एक्सेल का ये आइकन नज़र आएगा। इस MS एक्सेल के आइकन के ऊपर क्लिक करने से रिस्टोर, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, वही बटन, उनके ऑप्शन नज़र आएंगे। वही काम होगा वो जो
उन बटन से काम हो रहा है। टाइटल बार के नीचे टैब बटन टाइटल बार के नीचे टैब बटन आते हैं, जैसे ये होम बटन है, इंसर्ट बटन है। टाइटल बार के नीचे टैब्स आते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। इनके नीचे खुलने वाले ऑप्शन को रिबन बार कहते हैं और होम रिबन। इस टाइटल बार के नीचे टैब्स मौजूद हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। इनको आप रिबन बार भी कहते हैं, जैसे होम रिबन, इंसर्ट रिबन, पेज लेआउट रिबन, फार्मूला बार रिबन्स। ठीक है, इन रिबन्स, इन टैब्स के अंदर जो ऑप्शंस शो हो रहे हैं, एक्चुअली हमने ये सीखने के ये MS एक्सेल में क्या काम करते हैं, इन तमाम ऑप्शंस को हमने सीखना है ताकि हम MS एक्सेल को प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर सकें। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर ये फाइल का ऑप्शन है, फाइल के ऊपर क्लिक करने से फर्दर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ऑप्शंस को हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आती है क्विक एक्सेस टूल बार। इस क्विक एक्सेस टूल बार का मकसद ये है कि यहाँ अपनी मर्ज़ी से टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और तो हमारे पास आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा आपके सामने यहाँ पर मौजूद तमाम टूल्स जो MS एक्सेल के अंदर ऑप्शंस हैं वो सामने आ जाएंगे। अगर आप इनको ऐड करते जाएंगे तो वो इस टूल बार में ऐड होते जाएंगे। देखें इस वक्त हमारे पास स्पेलिंग, सॉर्ट, असेंडिंग ऑर्डर, फिर क्विक प्रिंट, रीडू, अनडू एंड सेव के बटन्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे अगर आप इसमें कट का ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर दें। फ़र्ज़ करें अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करें और रिमूव कर दें तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ओके करें, जैसे ओके करेंगे यहाँ से वो बटन रिमूव हो गया और जब कट टूल शो हो गया। अगर इसी बार को, क्विक एक्सेस बार को आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे नेक्स्ट ऑप्शन है, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन। रिबन आपको पता है कौन सा है, ये वाले हमारे पास रिबन है, होम रिबन, इंसर्ट, इससे ऊपर शो हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें इन रिबन्स के ऊपर आपका क्विक एक्सेस टूल बार शो हो रहा है। इधर के ऊपर यहाँ पर हम दोबारा राइट क्लिक करते हैं और शो बिलो द रिबन क्लिक किया तो नीचे शो हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब इस शीट में ABCDEF ये हमारे कॉलम्स नेम है और इसी तरह लेफ़्ट साइड पर 1 2 3 4 5 6 बेसिकली नोन एज द नेम ऑफ द रोज़। इन रोज़ एंड कॉलम्स के कम्बिनेशन से ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस को सेल कहते हैं। जैसे हर कॉलम का अपना नाम है, D कॉलम, C कॉलम, F कॉलम। ठीक है, इसी तरह रो नेम्स हैं, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 6, रो नंबर 14। इसी तरह हर सेल, चूँकि दीज आर आल्सो क्रिएटेड विद द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो इनके नेम भी इन्हीं के कम्बिनेशन से बनेंगे। जैसे कॉलम नेम और रो नेम को अगर मिला दिया जाए D11 तो इस सेल का नेम है D11। ठीक है, इस सेल का नाम है G10, इस सेल का नेम है C6। ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जब तक आपको MS एक्सेल में सेल नेम रीड आउट करना नहीं आएंगे आप MS एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। अब यहाँ पर देखें क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे दो बार्स और भी मौजूद हैं। एक है फार्मूला बार, ठीक है, और दूसरी है नेम बॉक्स। इसको बेसिकली कहते हैं सेल नेम बॉक्स। अब यहाँ पर देखें हमारा एक्टिव सेल इस वक्त है D6। ठीक है, तो वो सेल नेम यहाँ पर शो हो रहा है।
जबकि कंटेंट्स ऑफ दैट सेल फार्मूला बार में शो होते हैं। इस सेल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए फार्मूला बार में भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर करता हूँ तो वो देखें D6 में टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त मेरा सिलेक्टेड सेल D7 है। D7 आपको सेल बॉक्स में नज़र आ रहा होगा, लेकिन कंटेंट्स ऑफ दिस सेल ज़ीरो है, कुछ बल्कि ज़ीरो भी नहीं है, ज़ीरो भी एक नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो वो अब यहाँ पर आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है। जैसे मैं D6 पर जाता हूँ तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि D6 में ये टेक्स्ट, ये नंबर्स लिखे हुए। अगर आपने फार्मूला एंटर किया होगा तो वो फार्मूला भी आपको यहाँ पर शो होगा। अगर हम इस शीट के बिल्कुल बॉटम पर आएँ तो यहाँ पर शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 आ रहा है। किसी भी शीट का दूसरी शीट के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। बाद में एक दूसरे इन तमाम शीट्स का आपस में लिंक क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इन शीट्स के दरमियान में कोई भी लिंक नहीं होता। एक शीट में जितनी रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं उतनी ही रोज़ एंड कॉलम दूसरी और तीसरी शीट में भी होते हैं। अगर आप शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, शीट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो इजीली आप इस बटन के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट F11 इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे या इस आइकन इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये शीट ऐड होती जाएंगी। इसी तरह अगर आप शीट्स के किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट का बटन क्लिक करें तो यहाँ पर आपके सामने ऐड इंसर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। ओके क्लिक करेंगे तो शीट नंबर 5 नेक्स्ट इंसर्ट होगी। इसी तरह अगर आप किसी भी शीट के ऊपर राइट क्लिक करें तो डिलीट अगर करना चाहते हैं, शीट को रीनेम करना चाहते हैं, मूव और कॉपी करना चाहते हैं, व्यू कोड बेसिकली विजुअल बेसिक के कोड होते हैं जो कि एडवांस एक्सेल में शो किए जाते हैं। कोई प्रोग्रामिंग वगैरह करनी हो तो उसके लिए प्रोग्राम्स को शो करने के लिए व्यू कोड किया जाता है। प्रोटेक्ट शीट, अगर आपने शीट के ऊपर पासवर्ड लगाना है, तब अगर आपने शीट्स को कलर करना है, हाइड करना है, अनहाइड करना है तो इजीली आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने इसको रीनेम करना है, रीनेम करते हैं। रीनेम के ऊपर जैसे क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ सेल्स। नेक्स्ट राइट क्लिक करके इसको रीनेम करते हैं। एक्सपेंस शीट है और नेक्स्ट इसको हम दे देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह अगर आप इन शीट्स के कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। टैब कलर में जाएं, यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कलर दे दिया, राइट क्लिक किया, टैब कलर में जाके रेड कलर दे देते हैं। यहाँ पर जाते हैं और डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कलर्स भी शो हो जाएंगे। अगर आपके शीट में बहुत ज़्यादा शीट्स मौजूद हैं, ठीक है, और आप डायरेक्ट इन शीट्स पर मूव होना चाहते हैं तो सिंपल स्टार्ट में क्लिक करें, तमाम शीट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इन शीट्स में से जो भी शीट आप ओपन करना चाहते हैं उस शीट के ऊपर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे वो शीट ओपन हो जाएगी। अगर आप किसी भी शीट में मूव करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि नेविगेशन कीज़ के ज़रिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट में ओपन हो सकते हैं। आप नेविगेशन कीज़ कौन सी है, मैं आपको इसका पहले लेक्चर दे चुका हूँ, एक मरतबा फिर बता देता हूँ। नेविगेशन कीज़ बेसिकली कौन सी होती हैं, एरोज बटन, पेज अप, पेज डाउन, होम की, एंड की, कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के कम्बिनेशन के साथ इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। MS एक्सेल में भी कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर नेविगेशन कीज़ को यूज़ करेंगे तो वही काम करेंगे जो मैं पहले बता सकता हूँ, ठीक है। तो MS एक्सेल में भी नेविगेशन कीज़ के ज़रिए विदाउट यूजिंग माउस मूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये स्क्रॉल बटन है, लेफ़्ट राइट अप डाउन, ठीक है। अप डाउन
मूव करने के लिए स्क्रॉल बटन मौजूद है, लेफ़्ट राइट मूव करने के लिए स्क्रॉल बटन मौजूद है। इसी तरह जूम इन एंड जूम आउट किया जा सकता है। यहाँ पर शीट्स बार के नीचे एक हमारे पास बार मौजूद है जिसे हम स्टेटस बार कहते हैं। इस स्टेटस बार के राइट साइड पर आएँ तो ये हमारे पास जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन मौजूद है। अगर हम इसको जूम इन करेंगे तो जूम इन हो जाएगा और जूम आउट करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट 100% जूमिंग होती है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ डाटा एंटर करना सीखते हैं। इसमें सिंपल सा डाटा एंटर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस व्यू ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि डाटा कैसे एंटर करना है। अभी हमने इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं सीखना है, सिर्फ हम बेसिक्स सीख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ठीक है, जूम इन करके ताकि आपको ज़रा क्लियरली नज़र आए। अब डाटा एंटर करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि MS एक्सेल में एक्सपर्ट होने के लिए आपको सेल नेम रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल नेम रीड आउट नहीं कर सकते, इसका मतलब है आपकी बेसिक्स बहुत लो लेवल पर हैं, आप MS एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। इस फर्ज अभी हमारे सामने सेल नंबर क्या लिखा हुआ है, E3 वहाँ पर देखने के बजाय आप खुद अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त हम G6 पर हैं। ये इस वक्त हमारा एक्टिव सेल कौन सा है, E5, ठीक है। ये सेल नेम्स हैं, सेल नेम। अब यहाँ पर इस सेल का क्या नाम है, H6। अब डाटा एंटर करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि MS एक्सेल में इतने ज़्यादा रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, किस जगह से हम डाटा एंटर करना स्टार्ट करें। तो वैसे तो आप A1 से डाटा एंटर करना स्टार्ट कर दें, लेकिन अगर आप दरमियान में से भी डाटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इसमें ये कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, कि प्रिंट लेते वक्त मसला आता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी मसला नहीं आता। आपने जिस एरिया का प्रिंट लेना है उस एरिया को आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में जाकर प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया कर दें। जब आप वो एरिया प्रिंट एज अ प्रिंट एरिया सेट कर देंगे तो बाकी जो सेल्स होंगे उनमें कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है वो आपके प्रिंटिंग पर कोई असर नहीं डालेंगे और सिर्फ उसी एरिया का प्रिंट आएगा जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इस सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, दोबारा पेज लेआउट रिबन में आकर प्रिंट एरिया में आके क्लियर प्रिंट एरिया कर दे तो वो प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डाटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं। मैं B3 से पहला डाटा एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले सीरियल नंबर एंटर करता हूँ, फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट लिखने के बाद आल्ट एंटर प्रेस किया। आल्ट एंटर प्रेस करने से इंसर्शन पॉइंट नीचे आ गया। अब ये नेक्स्ट सेल में नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर नेम लिख के जब जैसे टैब प्रेस करूँगा, टैब प्रेस करने से क्या हुआ, हम नेक्स्ट सेल में मूव हो गए। जैसे नेक्स्ट सेल में मूव हुए तो देखे प्रोडक्ट नेम एक ही सेल में लेकिन रैप टेक्स्ट हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है मैं यहाँ पर दोबारा बताता हूँ। जैसे मैंने प्रोडक्ट लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने आल्ट एंटर प्रेस किया है। आल्ट एंटर प्रेस करने से रैप टेक्स्ट हुआ है। ये रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, आल्ट एंटर, ठीक है। प्रोडक्ट नेम लिखा, इसके बाद मैं लिख देता हूँ यूनिट, ठीक है। आल्ट एंटर परचेज, फिर परचेज प्राइस, आल्ट एंटर पर यूनिट, नेक्स्ट टैब प्रेस किया। अब यहाँ पर सीरियल नंबर 1 एंटर किया, प्रोडक्ट नेम कीबोर्ड, यूनिट परचेज। यूनिट परचेज का मतलब है कितने यूनिट परचेज करके हम लेकर आए हैं। फर्ज करें 50 यूनिट्स जो हमने परचेज़ किया, एक यूनिट कितने का परचेज़ किया है।
120 का एक कीबोर्ड परचेज हुआ है। तो टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए 50 एंड 120 को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई करने के लिए या कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैं एक्सेल में कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए इक्वल का साइन पहले लगाएंगे। और अब हमने यहाँ पर अमाउंट नेम नहीं लिखने, बल्कि जिन सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिन अमाउंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उन सेल्स के नेम हमने यहाँ पर लिखने हैं। जैसे सबसे पहले है 50 अमाउंट है हमारे पास, तो 50 कौन से सेल नेम में लिखी हुई है? D4 में। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रीड आउट करें, ऊपर लिखा हुआ है D और लेफ्ट साइड पर आ रहा है 4, तो यहाँ पर क्या आएगा? D4। ठीक है, जैसे हमने D4 लिखा तो जिस सेल का नेम लिखा है वो सेल हाईलाइट हो चुका है। इसी अब मल्टीप्लाई का साइन, और अब हमने कौन सा सेल नंबर लिखना है? जी, E4। बिल्कुल ठीक, आपके माइंड में बिल्कुल ठीक ये बात आई है। E4 हमने लिख लिया। ठीक है, फर्ज करें मैं अब ये देखें E4 मैंने लिखा है, स्मॉल लिखा गया है, कोई मसला नहीं, स्मॉल लिखा जाए या कैपिटल लिखा जाए, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। ठीक है, अब D4 एंड E4 को हमने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों सेल्स को। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ? 50 एंड 120 मल्टीप्लाई हो गए 6000, आपके पास आंसर आ चुका है। इन सेल्स एंड रोज को आप छोटा या बड़ा अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। जैसे परचेज प्राइस मैंने इकट्ठा लिखा था, फिर आल्ट एंटर प्रेस करके रैप टेक्स्ट किया था, पर यूनिट नीचे लिखा था, लेकिन यहाँ पे परचेज ऊपर आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, पर यूनिट नीचे आ रहा है, लेकिन मुझे परचेज प्राइस इकट्ठा चाहिए, लेकिन ये नीचे आ गया। क्यों? सेल की जो जगह है वो कम थी। तो अगर मैं यहाँ इसकी जगह बढ़ाना चाहता हूँ, इसको, इस सेल को बड़ा करना चाहता हूँ, तो इसके बिल्कुल टॉप पर जाऊँगा, यहाँ से मैं सेल की लाइनिंग को पकड़ लूँगा, इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और फिर थोड़ा जहाँ जितना इसको बड़ा करना है वहाँ पर आके इसको ड्रैग कर देंगे। ये देखें हो गया। ठीक है, अब ये देखें सेल बड़ा तो हो गया, लेकिन ऊपर स्पेस बहुत है। क्यों? क्योंकि इस वक्त रो की विड्थ भी ज़्यादा हुई है। यहाँ से हम रो नंबर 3 को पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देंगे, तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए ना सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बल्कि दूसरे दोस्तों को भी शेयर करना है, तो ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से सीखे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने मुझसे क्वेश्चंस करने हैं कि सर फलां चीज़ बता दें, ये चीज़ बता दें, इस तरह बता दें, ताकि मुझे पता चले कि आप स्टूडेंट्स को, आप दोस्तों को क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर जब तक आप मेरे साथ डिस्कस नहीं करेंगे, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपको किस तरीके से लेकर चलूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।